नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 6। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति। तो आइए शुरू करते हैं प्रक्षेप्य गति से। प्रक्षेप्य गति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रक्षेप्य क्या होता है। जब किसी वस्तु को उछालने के बाद वह वस्तु उड़ान में हो या प्रक्षेपित की गई हो तो उसे प्रक्षेप्य कहते हैं। इसके लिए आप उदाहरण इस प्रकार देख सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण होगा फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल से खेलते हुए फुटबॉल को हवा में उछाला जाता है। इसका एक और उदाहरण आप तोप का गोला ले सकते हैं, क्योंकि उसको तोप से हवा में उछाला जाता है। किसी प्रक्षेप्य की गति को दो अलग अलग समकालिक गतियों के घटक के परिणाम के रूप में लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर कोई तोप है जो एक गोला छोड़ रही है, तो प्रक्षेप्य गति करते हुए उस गोले के लिए किसी समय पर हम x तथा y घटक निर्धारित करते हैं जो इस प्रकार होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन घटकों के लिए त्वरण का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम मानते हैं कि कोई पिंड प्रक्षेप्य गति में गतिमान है और मान लीजिए किसी समय पर वो इस जगह है। तो इस समय पर उस पिंड के x तथा y घटक इस प्रकार दिखाए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पिंड के x तथा y घटक के त्वरण का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि यदि किसी पिंड को हवा में फेंका जाए तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जो हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो इसलिए हम इसे -g से डिनोट करते हैं। और उस पिंड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब क्षैतिज दिशा में कोई भी बल काम नहीं करता है, इसलिए क्षैतिज दिशा में हम त्वरण का मान लिखते हैं 0। और इसी तरह ऊर्ध्वाधर दिशा में हम त्वरण का मान लिखते हैं -g। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि दिशा नीचे की ओर है। और इस तरह इन दोनों घटकों को मिलाकर हम त्वरण का सदिश मान लिख सकते हैं। सदिश a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप, जहां पर अगर हम ax और ay के मान रखें तो हमें त्वरण का मान इस तरह मिलता है, जो है सदिश a बराबर -g j कैप। तो प्रक्षेप्य गति करते हुए किसी भी कण का त्वरण होता है सदिश a बराबर -g j कैप। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रक्षेप्य गति करते हुए किसी पिंड के प्रारंभिक वेग के x तथा y घटक के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम x तथा y एक्सिस लेते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अक्ष। और हम मानते हैं कि कोई पिंड इस मार्ग पर प्रक्षेप्य गति कर रहा है, तो इसकी प्रारंभिक गति को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं v0 से। इसका x अक्ष के साथ हम कोण θ0 से डिनोट करते हैं। तो इस तरह प्रारंभिक वेग का x अक्ष के साथ घटक मिलता है v0 cos θ0 और y अक्ष के साथ घटक मिलता है v0 sin θ0, जिसे हम v0x और v0y से डिनोट करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्षैतिज दिशा में विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम न्यूटन की शुद्ध गति की तृतीय समीकरण लेते हैं, जो है x बराबर v0xt प्लस 1/2 axt स्क्वायर, जहां पर x है x दिशा में विस्थापन, v0x है प्रारंभिक वेग का x अक्ष का घटक, t है समय और ax है x अक्ष की दिशा में त्वरण, जिसका मान 0 होता है, और v0x का मान होता है v0 cos θ0। तो ये दोनों मान अगर हम इस समीकरण में रखें तो हमें समीकरण मिलती है v0 cos θ × t प्लस 1/2 0 × t स्क्वायर, जिसके द्वारा हमें x का मान मिलता है v0 cos θ × t, और यही क्षैतिज दिशा में विस्थापन कहलाता है। इस समीकरण के प्रयोग से हम t का मान भी इस प्रकार लिख सकते हैं, जो होता है t बराबर x बटे
वी नॉट कॉस थीटा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रक्षेप्य गति करते हुए किसी पिंड का ऊर्ध्वाधर विस्थापन का मान भी हम शुद्ध गति की तृतीय समीकरण द्वारा निकाल सकते हैं, जो है y = v0y/t + 1/2 a/t², जहां पर y है ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, v0y है प्रारंभिक वेग का y घटक, t है समय और ay है ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण का मान होता है -g और v0y का मान होता है v0 sin थीटा, जिसको हल करने पर हमें समीकरण इस तरह से मिलती है, जो है y = v0 sin थीटा t - 1/2 gt²। तो इस समीकरण को हम आगे लेके चलते हैं और यहाँ पर t का मान रखते हैं, जो हमने क्षैतिज दिशा में विस्थापन द्वारा निकाला था, जिसका मान था t = x/v0 cos थीटा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम समीकरण में मान रखते हैं, जिससे हमें समीकरण इस प्रकार मिलती है और जिसको हल करने पर हमें अंतिम समीकरण मिलती है y = x tan थीटा - g/2 v0² cos² थीटा x²। और इस तरह हम प्रक्षेप्य गति के लिए विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रक्षेप्य गति करते हुए किसी पिंड की अधिकतम ऊंचाई का समय ज्ञात करते हैं। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई पिंड इस तरह प्रक्षेप्य गति कर रहा है, तो अधिकतम ऊंचाई उसके लिए ये वाला पॉइंट होगा। तो इस तरह अधिकतम ऊंचाई के समय का मतलब है कि इस बिंदु तक पहुंचने के लिए पिंड को कितना समय लगा। इसके लिए हम शुद्ध गति की समीकरण की पहली समीकरण लेते हैं, जो है vy = v0y + a/t, जहां पर हमने सभी ऊर्ध्वाधर घटक लिए हैं। तो vy हम उस वेग को कहते हैं जो पिंड का वेग है अधिकतम ऊंचाई पर। तो अधिकतम ऊंचाई पर कुछ समय के लिए पिंड का वेग 0 हो जाता है और v0y की वैल्यू होती है v0 sin थीटा तथा ay की वैल्यू होती है -g। तो अब इन तीनों के मान को हम समीकरण में रखते हैं, जिससे हमें समीकरण मिलती है 0 = v0 sin थीटा - gtm। tm प्रयोग किया है हमने अधिकतम ऊंचाई के समय के लिए। तो इस तरह tm का मान हमें मिलता है v0 sin थीटा g। तो आइए अब आगे चलते हैं और उड्डयन काल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई पिंड प्रक्षेप्य गति कर रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जाने में उसे कुल जितना समय लगता है, उसे उस पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल पिंड के अधिकतम ऊंचाई के समय का दुगना होता है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पिंड अपने प्रक्षेप्य गति के मध्य बिंदु पर तय करता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं t = 2tm, जहां पर कैपिटल T का मतलब है उड्डयन काल। तो इस तरह tm की वैल्यू थी v0 sin थीटा g, तो कैपिटल T की वैल्यू हो जाएगी 2v0 sin थीटा g, और इस तरह हम उड्डयन काल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम शुद्ध गति की तृतीय समीकरण का प्रयोग करते हैं, जो है y = v0y/t + 1/2 a/t², जहां पर हम y की जगह लिखते हैं hm, जिसका मतलब है अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, और t की जगह लिखते हैं tm, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई के लिए समय को हम tm से डिनोट करते हैं, और ay के लिए लिखते हैं -g। तो आइए अब हम tm का मान रखते हैं, जो है v0 sin थीटा g। तो इस समीकरण में tm का मान रखने पर हमें समीकरण इस तरह प्राप्त होती है, जिसको यदि हम हल करें तो हमें अंतिम समीकरण मिलती है hm = v0² sin² थीटा 2g, और इस तरह प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इसके लिए भी हम तृतीय शुद्ध गति की समीकरण लेते हैं, जो कि x घटक के लिए है। तो ये होती है x = v0xt + 1/2 axt²,
तो क्षैतिज परास के लिए हम x की जगह लिखते हैं कैपिटल R, t की जगह लिखते हैं कैपिटल T, क्योंकि क्षैतिज परास वह क्षैतिज दूरी होती है जो कोई पिंड अपने पूरे प्रक्षेप्य गति के दौरान तय करता है, और ax का मान होता है 0। तो कैपिटल T का मान हमने निकाला था 2v0 sin थीटा अपॉन g। तो ये मान हम समीकरण में रखते हैं, तो हमें समीकरण इस प्रकार मिलती है, जिसको हल करने पर हमें क्षैतिज परास का मान ज्ञात होता है v0 स्क्वायर sin 2 थीटा बटे g। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और प्रक्षेप्य का अधिकतम क्षैतिज परास ज्ञात करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इसके लिए हम क्षैतिज परास का सूत्र लेते हैं। अब हमें देखना है इस सूत्र का हमें अधिकतम मान कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए हम sin 2 थीटा पर नजर डालते हैं, जिसका अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो यदि हम sin 2 थीटा का मान 1 रखें तो हमें r का अधिकतम मान मिल सकता है, जिसके लिए हमने डिनोट किया है rm। और इस मान के लिए हम थीटा का मान इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए 2 थीटा का मान होगा π/2 और इस प्रकार थीटा का मान होगा π/4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में ये नीला बिंदु लाल बिंदु का एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इस बिंदु की गति को वृत्तीय गति बोलेंगे। तो मान लीजिए कोई पिंड इस वृत्त पर चक्कर लगा रहा है और उसके लिए इस पॉइंट पर स्थिति सदिश है r1 और एक दूसरे पॉइंट पर स्थिति सदिश है r2, और पहले स्थिति सदिश के लिए वेग है v1 और दूसरे सदिश के लिए वेग है v2। तो इसके लिए हम औसत वेग का मान इस प्रकार लिख सकते हैं तथा ताक्षणिक वेग का मान इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। और इसी तरह औसत त्वरण का मान लिख सकते हैं a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और ताक्षणिक त्वरण का मान लिख सकते हैं सदिश a बराबर dv अपॉन dt। तो चलिए अब अभिकेंद्र त्वरण पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका सूत्र होता है ac बराबर v स्क्वायर अपॉन r, जहां पर ac है अभिकेंद्र त्वरण, r है वृत्त की त्रिज्या। तो चलिए अब नजर डालते हैं कोणीय वेग पर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसका सूत्र इस प्रकार होता है, जहां पर ओमेगा होता है कोणीय वेग और डेल्टा थीटा होता है कोण में चेंज। कोणीय वेग को वेग तथा त्रिज्या के रूप में इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, जिस सूत्र का प्रयोग करके हम अभिकेंद्र त्वरण का मान ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं, जो होता है ac बराबर ओमेगा स्क्वायर r। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा प्रक्षेप्य गति के बारे में, उसके बाद पढ़ा एक समान वृत्तीय गति के बारे में, तथा सबसे अंत में पढ़ा अभिकेंद्र त्वरण तथा कोणीय वेग के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा व शक्ति के बारे में। धन्यवाद।